नमस्कार। देखिए, इतिहास में कुछ कहानियां ना जीत से नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी हार से बनती हैं। आज हम एक ऐसे ही योद्धा पृथ्वीराज चौहान की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा नाम जिनकी बहादुरी के किस्से तो आज भी जिंदा हैं, लेकिन जिनकी एक हार ने हिंदुस्तान का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और ये बात हमारी आज की चर्चा का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। कहते हैं कि इतिहास तो जीतने वाले लिखते हैं, लेकिन कुछ हारे हुए हीरो ऐसे भी होते हैं जो वक्त से भी आगे निकल जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान उन्हीं में से एक हैं। उनकी कहानी सिर्फ जीत या हार की नहीं है, मामला उससे कहीं ज्यादा गहरा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि एक ऐसा राजा जो अपनी बहादुरी के लिए, अपनी दिलेरी के लिए इतना मशहूर था, अपनी पीढ़ी का सबसे महान योद्धा, आखिर वो इतनी बड़ी हार का सामना कैसे कर बैठा? यही वो पहेली है जिसे हम आज मिलकर सुलझाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो इस सफर में हम इन सभी सवालों के जवाब ढूंढेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि पृथ्वीराज असल में थे कौन। फिर उनके साम्राज्य की उन कमजोरियों को देखेंगे जो शायद पहली नजर में दिखाई नहीं देती थीं। हम ये भी समझेंगे कि कैसे एक पक्की जीत हार में बदल गई, और आखिर में ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों उनकी कहानी आज भी इतनी ताकतवर है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं उस महान योद्धा से जिनकी यह कहानी है। पृथ्वीराज चौहान सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो अपने दौर के, अपने समय के एक आइकन थे। चौहान वंश के सबसे मशहूर शासक पृथ्वीराज। अपने पिता सोमेश्वर के बाद उन्होंने अजमेर और दिल्ली की गद्दी संभाली। उनका राज बहुत लंबा तो नहीं था, लेकिन भारतीय इतिहास के एक बहुत ही अहम मोड़ पर था। और वो कोई मामूली राजा नहीं थे। सोचिए, बहुत ही कम उम्र में उन्हें गद्दी मिल गई, लेकिन उनकी जो सैनिक काबिलियत थी उसका कोई जवाब नहीं था। कमाल के तीरंदाज थे, घुड़सवारी और जंग की हर कला में माहिर। इन्हीं सब वजहों से वो अपने समय के सबसे ताकतवर राजपूत शासक बन गए थे। लेकिन इस चमकते हुए कवच के नीचे उनके राज में कुछ बहुत गहरी दरारें भी थीं। ये वो कमजोरियां थीं जिन्होंने जाने अनजाने में उनकी हार की जमीन तैयार कर दी। आइए देखते हैं कि वो क्या थीं। उस दौर की सबसे बड़ी और सबसे घातक प्रॉब्लम थी राजपूतों में एकता की कमी। पूरा भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। हर राजा दूसरे को अपना कॉम्पिटिटर समझता था। मतलब किसी बाहरी दुश्मन के खिलाफ एक होने के बजाय उनकी तलवारें अक्सर एक दूसरे के खिलाफ ही उठती थीं। और यही बिखराव उनकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुआ। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। पृथ्वीराज को सिर्फ बाहरी दुश्मनों से नहीं लड़ना पड़ रहा था, उन्हें अपने ही लोगों से, अपने ही रिश्तेदारों और सामंतों की बगावत का सामना करना पड़ रहा था। उनके अपने चचेरे भाई नागार्जुन ने विद्रोह कर दिया। कई सामंत दिल से वफादार नहीं थे। इस अंदरूनी लड़ाई ने राज्य को अंदर से खोखला कर दिया था। और फिर आता है मिलिट्री स्ट्रैटेजी का फर्क। यहां देखिए, दोनों सेनाओं में कितना जमीन आसमान का अंतर था। एक तरफ राजपूत सेना जो हाथियों और भारी भरकम हथियारों पर डिपेंडेंट थी, ताकतवर लेकिन धीमी। और दूसरी तरफ गोरी की सेना जिसमें तेज रफ्तार घुड़सवार थे और जो लड़ाई के नए नए तरीके इस्तेमाल करती थीं। ये सिर्फ एक छोटा मोटा अंतर नहीं था, ये स्पीड और स्ट्रैटेजी का वो फायदा था जो किसी भी जंग का नतीजा पलट सकता था। और इन्हीं सब हालातों के बीच इतिहास की दो सबसे एंशाइडन लड़ाइयां लड़ी गईं। तराइन के युद्ध, वो युद्ध जिन्होंने सिर्फ पृथ्वीराज चौहान की नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत की किस्मत का फैसला कर दिया। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। सिर्फ एक साल के अंदर किस्मत कैसे पलट गई। 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह हराया। एक शानदार जीत थी वो। लेकिन ठीक एक साल बाद 1192 में उसी मैदान पर नतीजा बिल्कुल उल्टा था। अब पहली लड़ाई के बाद की एक कहानी बहुत मशहूर है जो शायद इस हार को समझाने की एक कोशिश है। कहा जाता है कि पृथ्वीराज ने राजपूत धर्म का पालन करते हुए एक घायल और हारे हुए गोरी को जिंदा जाने दिया। अब इतिहासकार इस बात पर पूरी तरह सहमत नहीं हैं, लेकिन ये कहानी उनकी दरियादिली और शायद एक स्ट्रैटेजिक गलती का प्रतीक जरूर बन गई है। तो एक जीती हुई बाजी हारी कैसे गई? अब हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, बल्कि ये समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। ये कहानी सिर्फ एक लड़ाई की नहीं बल्कि एक पूरे सिस्टम के फेल होने की कहानी है। असल में ज्यादातर हिस्टोरियंस का यही मानना है कि पृथ्वीराज की हार किसी एक इंसान की गलती का नतीजा नहीं थी। ये उस पूरे पॉलिटिकल और मिलिट्री सिस्टम की हार थी जो एक नए, ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार ही नहीं था। तो अगर इसे संक्षेप में समझें तो हार की 4 बड़ी वजहें थीं। पहली, जैसा हमने देखा, राजपूतों में एकता की कमी।
दूसरी, उनकी पुरानी पड़ चुकी मिलिट्री टेक्नोलॉजी। तीसरी, अंदरूनी धोखा और विश्वासघात। और चौथी, दुश्मन की कहीं बेहतर और फ्लेक्सिबल स्ट्रैटेजी। इन सब ने मिलकर वो नतीजा दिया जो इतिहास बन गया। हार के बावजूद पृथ्वीराज चौहान की कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। असल में यहीं से उनकी अमर कहानी की शुरुआत होती है। चलिए देखते हैं कि कैसे इतिहास और कहानी दोनों मिलकर उनकी विरासत को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। ये शानदार तरीके से दिखाता है कि इतिहास और किंवदंती कैसे अलग हो सकते हैं। ऐतिहासिक सबूत बताते हैं कि दूसरे युद्ध के फौरन बाद पृथ्वीराज को मार दिया गया था, लेकिन पृथ्वीराज रासो जैसी रचनाएं एक बिल्कुल अलग कहानी बताती हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें एक अंधे हीरो ने आवाज सुनकर तीर चलाया और अपने दुश्मन से बदला लिया। ये शायद ऐतिहासिक सच ना हो, लेकिन इमोशनली ये बहुत बहुत पावरफुल कहानी है। तो आखिर में पृथ्वीराज चौहान को याद क्यों किया जाता है? उन्हें एक हारे हुए राजा की तरह याद नहीं किया जाता, बल्कि एक ऐसे हीरो की तरह याद किया जाता है जिसने कभी कायरता को नहीं अपनाया। उनकी हार बेशक उत्तर भारत के इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट थी, पर उनकी अपनी कहानी शौर्य, सम्मान और बलिदान का प्रतीक बन गई, जो आज भी लोगों को प्रेरणा देती है। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, इतिहास में असल में ज्यादा ताकतवर क्या है, एक राजा जो जंग जीतता है या एक हीरो जिसका बलिदान उसे अमर बना देता है? पृथ्वीराज चौहान की कहानी हमें यही दिखाती है कि कभी-कभी एक शानदार हार एक मामूली जीत से कहीं ज्यादा बड़ी विरासत छोड़ जाती है।